स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आज से जब 10 दिन पहले इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ तो सबको ये लगने लगा कि मिडिल ईस्ट में अब स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, पीस देखने को मिलेगा। लेकिन उस एग्रीमेंट के कुछ घंटों के बाद ही एक नया वॉर फ्रंट खुलता है और वो वॉर फ्रंट था सीरिया का एक शहर जिसका नाम था एलिपो। वहां पे अचानक से एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंटरनेशनल लेवल पे सारी कंट्रीज जो हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करती हैं, हयात तहरीर अल शम, ये एलिपो शहर को बशर अल असद, ये हैं बशर अल असद, इनकी रिजीम को वहां से हटा के एलिपो शहर अपने कब्जे में ले लिया जाता है और वहां पे ऐलान किया जाता है कि अब हमारा जो टारगेट है वो है सीरिया का डमेस्कस कैपिटल, राजधानी, और हमारा यही टारगेट है कि हम इसे पूरी तरीके से एलिमिनेट करें। और सोचिए कि इस रिजीम को 8 से 10 दिन के अंदर मेरे दोस्तों उखाड़ फेंका जाता है। कहां से? सीरिया से। बशर अल असद सन 2000 से, साल 2000 से ये क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? आपका रूल कर रहे थे। कहां पे? आपका सीरिया में। बट ही वॉज अ बिग डिक्टेटर, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बंदे के रूल के टाइम पे, रिजीम के टाइम पे मेरे दोस्तों वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखे, ना कि इसके बल्कि इसके फादर, जो इससे पहले इसके फादर क्या कर रहे थे, आपका रूल कर रहे थे, उनका नाम था हाफिज अल असद। इन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पे जो अथॉरिटेरियन जो रूल सीरिया में चला रहे थे। आज आप में से मैं इस वीडियो को सिर्फ मैं अभी के टाइम फ्रेम को कवर नहीं करना चाहता। मुझे पता है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं हमारे यूट्यूब में, उनको सीरिया का बैकग्राउंड ही नहीं पता होगा कि सीरिया वॉर स्टार्ट कहां से हुई, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। बहुत क्यूरियोसिटी होगी सब में जानने के लिए। तो आज मैं सीरिया को कवर करने वाला हूं। सीरिया को कवर करने वाला हूं कब? इस बंदे के मेरे दोस्तों आपके अथॉरिटी में आने के बाद। हाफिज अल असद ने जब से सीरिया को संभाला उसके बाद से लेके अभी तक के हालात को हम डिस्कस करेंगे। 1963 में इस बंदे के टाइम पे तख्ता पलट हुआ था सीरिया में। तो इससे पहले क्या सीरिया स्टेबल था क्या? नहीं, सीरिया में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी तब भी थी, लेकिन इसके आने के बाद सीरिया और ज्यादा क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। मतलब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो गई। हाफिज अल असद ने असद फैमिली को इतना पावरफुल बना दिया कि सीरिया के लोग कांपते थे। मतलब ऐसे हालात थे कि सीरिया के लोग कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचते थे आखिरकार इसने ऐसा क्या किया। ये कैसे एक डर का माहौल, इतना भयंकर डर का माहौल बना के इतने सालों तक, इतने दशकों तक, इतने डेकेड्स तक कैसे रूल कर पाए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं 1963 में। हाफिज अल असद क्या करता है? तख्ता पलट करता है और अपने रजीम को, अपने असद फैमिली को मेरे दोस्तों उसका वर्चस्व बनाने की वो वहां से शुरुआत करता है। और वहां पे उसकी सारी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से जो पावर रहे वो सेंट्रलाइज रहे, चाहे वो मिलिट्री डिसीजंस हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं, चाहे वो रिलीजियस डिसीजंस हैं, सब मैं लूंगा। और खास करके रिलीजियस डिसीजंस। क्यों? कारण है उसके पीछे, क्योंकि ये असद फैमिली जो है वो बिलोंग करती है किस कम्युनिटी को? अलावाइट कम्युनिटी को। तो अलावाइट कम्युनिटी जो है उनका जो तरीका है सोचने का, आपको पता है इस्लाम में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, उसमें से एक सेक्ट है अलावाइट। और अलावाइट को सुन्नी और शिया मुसलमान नहीं मानते। अलावाइट सेक्ट को शिया और सुन्नी जो है वो मुस्लिम्स नहीं मानते। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था सीरिया में वॉर होने का। क्यों? अब बात करते हैं हम किसकी? सीरिया की पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की। अगर देखेंगे सीरिया में आपको, जैसे सऊदी में क्या है, आपको सुन्नी ज्यादा मिल रहे, ईरान में क्या है, आपको शिया ज्यादा मिल रहे, लेकिन सीरिया में क्या है? सीरिया में सुन्नी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? सुन्नी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60% से ऊपर है। लेकिन इस मेजॉरिटी पॉपुलेशन को रूल करने वाला कौन है, जिसको सुन्नी मुसलमान नहीं मानते? वो कौन है बच्चा? अलावाइट ग्रुप, जो केवल 10% पॉपुलेशन रखता है। सोचो कि कितना सप्रेशन हुआ होगा और सोचो इनके अंदर कितनी आग हुई होगी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इस रेजिम से छुटकारा पर लाने के लिए। अब अगर आप अलावाइट कम्युनिटी देखोगे तो इसने क्या किया? असद ने, हाफिज अल असद ने अपने रूल के टाइम पे जितने भी गवर्नमेंट में जो जॉब्स होती थी या कोई पॉलिटिकल पोजीशन थी या कोई रिलीजियसली कोई भी बेनिफिट्स थे, वो सारे किसको जाते थे? अलावाइट ग्रुप को जाते थे, जिसकी वजह से इनमें बहुत नाराजगी थी।
बहुत ज्यादा नाराजगी थी किसमें, सुन्नी में। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा और कोई कम्युनिटी नाराज नहीं थी। हाँ, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि सीरिया में आपको क्रिश्चियन भी मिलते, तो 3% आपके मेरे दोस्तों क्या थे, क्रिश्चियन थे। उसके अलावा कुर्द भी आपको मिलते और तुर्क के लोग भी मिलते। तो आप डाइवर्सिटी देखो कितनी ज्यादा है। और इस इतनी डाइवर्सिटी में अगर सिर्फ एक कम्युनिटी का बेनिफिट होगा जो केवल 10% है उस पूरे टोटल पॉपुलेशन का, तो क्या दूसरे सेक्ट्स में या दूसरे लोगों में, दूसरे कम्युनिटी में वो आइसोलेशन फील नहीं करेंगे, वो डिप्राइव्ड फील नहीं करेंगे? ये हुआ क्योंकि मैक्सिमम जो अनएम्प्लॉयमेंट थी, मैक्सिमम जो गरीबी थी, वो कौन फेस कर रहा था? यही अलग कम्युनिटी के लोग। किसको छोड़ के? अलावाइद को छोड़ के। क्यों? अलावाइद के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। सबसे बड़ा कारण ये 1963 के बाद आने के बाद इस बंदे ने पूरी कोशिश करी कि मैं क्या करूं, अलावाइद कम्युनिटी को सबसे पावरफुल कर दूं इनको कंट्रोल करने के लिए। तो इनके ऊपर रिप्रेसिव मेजर्स लगाना स्टार्ट किए। वहीं पे मेरे दोस्तों अब एक बहुत बड़ा मैसेकर के बारे में डिस्कस करते हैं, शायद आपने कभी ना सुना हो। हामा सीरिया का 4th लार्जेस्ट सिटी है और हामा में मैक्सिमम आपके क्या थे? सुन्नी कम्युनिटी के लोग थे। क्या थे? सुन्नी कम्युनिटी के लोग थे। और यहाँ पे सुन्नी कम्युनिटी के लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? मुस्लिम ब्रदरहुड। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड इनकी अपनी बनाई हुई नहीं थी, ये ब्रांच थी। कहां से आई थी? इजिप्ट से। मुस्लिम ब्रदरहुड बेसिकली 1928 में स्टार्ट हुई थी और इसका यही मकसद था कि हम जितने भी अरब वर्ल्ड से, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे शरिया आना चाहिए, वहां पे इस्लामिक, वहां पे थ्योरोक्रेसी रहनी चाहिए, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को पूरी तरीके से खत्म करना है, सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, लिबरलिज्म कुछ नहीं, सोशलिज्म कुछ नहीं, प्योरली जो धर्म, जो देश चलेगा, जो राज चलेगा, वो किस पे चलेगा मेरे दोस्तों? इस्लाम पे। और इस्लाम में जो मेंशन आपके शरिया लॉज है उसमें होगा, राइट। तो ये मुस्लिम ब्रदरहुड हमास में यही चाहते थे। अब देखो प्रॉब्लम ये था कि हाफिज अल सैयद ने बहुत सारी आपके बदलाव, बहुत सारा आपका क्या करा, चेंज लाया था। जैसे इसने सेकुलरिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसने लिबरलिज्म बहुत ज्यादा, लिबर्टी बहुत ज्यादा, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपके जो मुस्लिम ब्रदरहुड जो कम्युनिटी थी हामा में, वो विरोध करना स्टार्ट हो गए। उन्होंने बोला कि हम ये होने नहीं देंगे, हम सीरिया में प्योरली हम चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट ये बने। हम सेकुलरिज्म और जो असद फैमिली के जो हाफिज अल असद हैं, जो ये लगातार आपका इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज को लाके, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पॉलिसीज को लाके हम इसका विरोध करते। तो इन्होंने क्या किया, हामा शहर में 1980s के टाइम पे प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए, राइट। पहले प्रोटेस्ट थे क्या आपके मेरे दोस्तों, शांतिपूर्वक, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन बाद में जब असद फैमिली के लीडर ने एकदम से क्या किया, तो फिर हामा के लोगों ने यह तय किया कि जो बाथ पार्टी है, यानी हाफिज अल असद की जो पार्टी है, जो सेकुलर और सोशलिस्ट विचारधारा पे बिलीव करती है, जो इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, हम इसको हामा में, हम इसको सुन्नी कम्युनिटी में लागू नहीं होने देंगे और हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल रहेगा। लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट आने वाले कुछ दिनों में बहुत वायलेंट हो गया और इस पीसफुल प्रोटेस्ट में मेरे तो कई लोगों की जान गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त हाफिज अल असद ने अपनी सरकार को, अपनी आर्मी को, अपनी मिलिट्री को, पुलिस को यह बोला कि आयरन हैंड से जितना हो सकता है पूरी तरीके से इस प्रोटेस्ट को क्रश कर दीजिए। तो उस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड के काफ़ी जो फेमस लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया, डिटेन करके उनको बहुत बड़े लेवल पे टॉर्चर किया गया, जिसमें कहीं लीडर्स की जानें भी गई। जब ये बात आपकी हामा में मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को पता चलती है, सुन्नी कम्युनिटी के लोगों को पता चलती है, तो पूरा हामा खड़ा होता है और वो कहीं पे भी बाथ पार्टी के या बाथ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को देखता है, मिलिट्री को देखता है, पुलिस को देखता है, पत्थरबाजी करना, गोली मारना, और इवन कि ये मिलिट्री भी इक्विप्ड हो चुके थे। तो आप इन्होंने हमला करना स्टार्ट किया, जिसमें कहीं आपके बाथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की डेथ हुई। जब ये बात पहुंची हाफिज अल असद तक कि इन्होंने हामा में बहुत बड़े लेवल पे बाथ गवर्नमेंट यानी मेरी सरकार को नुकसान पहुंचाया, मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो उसने अपने भाई को बोला और उसके भाई का नाम था क्या आपका, रिफात अल असद। रिफात अल असद को यह बोला कि मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं, ठीक, पूरा जितनी भी तुझे हथियार चाहिए, असला चाहिए,
कुछ भी चाहिए, तुझे एयरक्राफ्ट चाहिए, तुझे बॉम्ब गिराने के लिए मेरे दोस्तों जेट फाइटर चाहिए, मैं तुझे प्रोवाइड करता हूं। इस अपराइजिंग को रोक, ऐसा रोक, ऐसा सबक सिखा कि सीरिया में कोई भी मेरे खिलाफ या असद फैमिली के खिलाफ या बाथ पार्टी के खिलाफ कुछ बोल ना पाए, सोचे भी ना। और 27 दिन के इस मेरे दोस्तों वायलेंट आपके अपराइजिंग में इन्होंने एरियल बॉम्ब पूरा का पूरा हामा शहर जो है तहस नहस कर दिया था, गिरा दिया। तस्वीर दिखा रहा हूं उस वक्त की, आप तस्वीर देखिए। और स्पेशली यह बोला गया था मिलिट्री को कि बच्चों को मारना है और औरतों को मारना है, और इस तरह से मारो, इस ब्रुटैलिटी से मारो कि इनकी रूहें कांप जाएं। मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट और वो ऑर्गेनाइजेशन हामा से खत्म हो गई थी, नामो निशान तक नहीं छोड़ा। रिपोर्ट ये बताती है कि 10 से 40 हजार तक लोगों की क्या हुई, वहां पे डेथ हुई, और मैक्सिमम छोटे बच्चे और औरतें थी। लेकिन जो अगर असल रिपोर्ट देखोगे तो वो काउंट जो है इससे कहीं गुना ज्यादा है। मेरे दोस्तों, असद फैमिली और बाथ पार्टी के इस एक्शन ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया था। 1982 की बात कर रहा हूं मैं, शायद आप में से बहुत सारे तब पैदा भी नहीं हुए होंगे। 1982 में जब यह हुआ, पूरे दुनिया में लोग कांप गए। दुनिया में कांपे तो सोचो वहां पे लोगों की क्या हालत हुई होगी। वहां की जो ये सुन्नी कम्युनिटी है, वहां पे जो कुर्द के लोग हैं, वहां पे जो अदर कम्युनिटी अदर देन अलावाइट, उनकी क्या हालत हुई होगी। मेरे तो लोगों ने ये समझ लिया कि भाई यही ठीक है, अगर ये कर रहा है तो इसी में जी लें। इतना बुरा था हामा का मैसेकर। उसने एक इमेज, एक छाप छोड़ दी सीरिया के लोगों के अंदर कि भाई ये बहुत ही रुथलेस क्या है, अथॉरिटेरियन है, और इसके खिलाफ अगर कुछ भी उठाओगे तो ये पूरा खानदान तबाह कर देगा। अब इसकी वजह से आप सोचो, लोगों के अंदर डर का माहौल था और कुछ कर भी नहीं रहे थे, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अब बात यह है कि ये 1982 के बाद सीधा अब मैं बात करूंगा कि 2011 में ऐसा क्या हुआ कि सीरिया वॉर वापस स्टार्ट हुई। सीरिया में लोगों ने वापस आक्रोश किया। आखिरकार उनको क्या किसी की सपोर्ट आई, या आखिरकार ये क्या आपका असद परिवार ये क्या कमजोर हुआ? नहीं मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। आप अगर देखेंगे 30% जो युवा थे वो जॉबलेस थे, नौकरी ही नहीं थी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा कारण था। और ज्यादातर अगर कोई अनएम्प्लॉयड था वो कौन थे? सुन्नी, राइट, जिनको पता था कि हमें सिर्फ कि हम सुन्नी हैं, ठीक है, यही कारण है कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही। 30% किसी देश का अगर युवा पीड़ित है, मतलब उसको अगर नौकरी नहीं मिल रही तो आप समझ लो उस देश की बहुत बुरी हालत है, खस्ता हालत है, और उस देश में कोई ना कोई आपको अनस्टेबिलिटी, सिविल वॉर देखने को मिलेगी। बट इनमें एक डर था। डर क्या था? वही हामा मैसेकर। उसके अलावा 2006 और 2010 में मेरे दोस्तों लगातार सूखा पड़ा, जिसकी वजह से किसानों को इतना ह्यूज लॉस हुआ कि किसानों का रोजगार पूरा खत्म हो गया, और वो कहां भागे? शहरों में भागे। जो गांव में किसान थे वो कहां है? एलेपो में आए, कहां? एलेपो में, और दमिश्क में आके रहने लगे। माना जाता है कि उस वक्त इस 4 साल के पीरियड में आपके 15 लाख से ज्यादा लोग जो है डिस्प्लेस हो गए थे सिर्फ सूखे के कारण। और जब ये शहर में आए तो शहर में बड़ा बचा आपका क्या? बर्डन। शहर में रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड थे, और यहां पे आ गई इनकम इनइक्वालिटी, और ये लोग और गरीबी के दलदल में फंसते गए। तो अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, और ऊपर से ऐसे डिक्टेटर जो आप पे लगातार क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि लोग कितने सप्रेस थे। मतलब आग का गोला था, बस उसको ऊपर से कवर किया गया था। वो कब फटेगा? वो प्रेशर कुकर का फटेगा, वो बस अब आने वाला था। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई थी, और उसके बाद उसके बेटे ने बशर अल असद ने क्या किया? सरकार को संभाला, जो 2000 से लेकर 2024 तक अभी था। ये बशर अल असद ही भागा है। अब 2011 में आपको एक चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट कि कैसे सीरिया में वॉर स्टार्ट हुआ। तो उसके पीछे एक सुसाइड है, उसके पीछे एक मेरे दोस्तों इंसान है। उसका नाम है क्या? अगर मैं बताऊं, मोहम्मद बो अजीज। ये कौन था? ये तो टूनिशिया का बंदा था। ये एक स्ट्रीट वेंडर था, मतलब ये आपका रास्ते में लगाने वाले जैसे रेडी होते ना कुछ बेचने के लिए, वो काम करता था। अब टूनिशिया से सीरिया का क्या लिंक है?
तो मेरे दोस्तों यहां पे हम एक चीज जो है पढ़ेंगे, उसका नाम है क्या, आपका अरब स्प्रिंग। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरब स्प्रिंग। कभी 2011 का अरब स्प्रिंग के बारे में अगर आपने सुना तो आपको सारा किस्सा पता चल जाता है कि अरब वर्ल्ड इतना क्यों सफर कर रहा है। दोस्तों अरब स्प्रिंग का मतलब है 2011 जब स्टार्ट हुआ, उसके शुरुआती महीने में जब आपका बसंत आता है, स्प्रिंग के सीजन, उस वक्त हर अरब देश जो है वहां पे लोग आक्रोश कर रहे थे। हर अरब देश में लोग आक्रोश कर रहे थे। लेकिन ये आक्रोश स्टार्ट कहां से हुआ, इसका एपिसेंटर क्या था? इसका एपिसेंटर था टूनिशिया, राइट। सब लोग परेशान थे। जैसे सीरिया में आपके असद फैमिली के इस सप्रेशन से परेशान थे, वैसे यहां पे हर जगह कोई ना कोई डिक्टेटर था। गद्दाफी का बात आपने सुना होगा, होस्नी का नाम सुना होगा आपने, राइट। हर जगह ये डिक्टेटर बैठे होते जो वहां की कम्युनिटी के, वहां के लोगों को सप्रेस करते थे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे, टॉर्चर किया जाता था। कोई अगर कोई बात नहीं मानेगा तो उसको बिना किसी, मेरे दोस्तों, आपके ट्रायल के मार दिया जाता था। अब टूनिशिया में म्युनिसिपैलिटी और वहां की पुलिस आम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे, और खास करके गरीबों से हफ्ता वसूल करना, उनको काम नहीं करने देना, उनको हैवी टैक्स लगाना। यहाँ पे अगर रेडी लगाई है तो क्यों लगाई है? तो उसकी वजह से मेरे दोस्तों ये लड़का बहुत तंग हुआ, मोहम्मद बouअज़ीज़। ये इतना परेशान हुआ कि इसको रोज आके म्युनिसिपैलिटी तंग करे, रोज आके पुलिस वाले तंग करे। तो इसने क्या किया, अपने आप को आग लगा दी। और जब इसने अपने आप को आग लगाई, आग क्यों लगाई? ऑटोक्रेटिक रिजीम की वजह से आग लगाई कि हमें आजादी नहीं है कुछ करने की, हमें दबाया जाता है, हमें फ्रीडम नहीं है, हमें डिग्निटी के साथ रहने नहीं दिया जाता। और हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये भी देखता हूं मैं जब भारत में बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, यहाँ पे हम दबे हुए हैं। एक बार बाहर की हिस्ट्री पढ़ें, आपको भारत के लिए जितनी रिस्पेक्ट आएगी और आप जो जिस तरीके से नमन करेंगे ना देश को, आप याद रखिए कि इस देश ने क्या किया, इसने आग लगा दी सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि ये तंग हो चुका था पुलिस की करप्शन से, बार बार से पैसा मांगते थे। और जिस तरीके से म्युनिसिपैलिटी इसके साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी, वकीलों के पास जाना, कोर्ट के पास जाना, उसने भी नहीं सुनना। तो उसने हार के अपने आप को आग लगा दी। बट इसने जो आग लगाई ना, वो आग इसने अपने आप को नहीं लगाई, वो आग इसने हर एक लोगों के दिलों में, दिमाग में लगा दी, जो लोग सेम ऐसा ही फील कर रहे थे। और टूनिशिया में स्टार्ट हो गया मेरे दोस्तों लोगों का आक्रोश। और लोगों का आक्रोश इतना भयानक स्टार्ट हुआ कि हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें लोगों का चुना हुआ क्या चाहिए, लीडर चाहिए। और आप मानेंगे कि 2011 में निकाल फेंका टूनिशिया के किसको, मेरे दोस्तों, लीडर को। और टूनिशिया का लीडर जो था प्रेसिडेंट ज़ीने एल अबिदीन, इसको रिजाइन करना पड़ा। टूनिशिया में इतना आक्रोश आया। टूनिशिया में स्टार्ट हुई क्रांति कहां फैली? आपकी इजिप्ट में, लीबिया में, सीरिया में, यमन में, बहरीन में। ऐसे सीरिया वॉर स्टार्ट हुई है। आप अगर देखेंगे 30 सालों से रूल कर रहा आपका होस्नी मुबारक, उसको भी रिजाइन करना पड़ा जब इजिप्ट के लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट किया और उन्होंने बोला कि इसको हटाइए, डिक्टेटर है, इसके अंडर हमने बहुत तकलीफें देखी हैं, हमें एक डेमोक्रेटिक क्या चाहिए, इलेक्शन चाहिए, हम चुनेंगे अपना हेड। और इसको रिजाइन करना पड़ा। 30 साल आप समझ रहे। उसके अलावा अगर आप देखेंगे गद्दाफी जो लीबिया का एक डिक्टेटर था, उसको भी 2011 में मार दिया गया। और लोगों ने टूनिशिया के क्रांति से ही इंस्पायर होकर गद्दाफी को भी लीबिया के गद्दी से हटा दिया। यमन का अब्दुल्ला सले, इसको भी यमन की गद्दी छोड़नी पड़ी क्योंकि वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें जो है ये बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब आप देखिए, अब सीरिया में आप इस बात को समझिए, सीरिया में सबसे ऑप्रेस्ड और सप्रेसिव कम्युनिटी कौन सी थी? सुन्नी के लोगों को मौका मिल गया कि यार अगर टूनिशिया में ऐसे लोग कर सकते हैं तो इसके लिए कुर्बानी चाहिए, हम तैयार है कुर्बानी देने के लिए, लेकिन बशर अल असद को हमें गिरा के रहना है। अब एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं जिसका नाम है शहर का दरा। क्या नाम है? डारा शहर बोलते, दरा शहर बोलते। दरा शहर में क्या हुआ, इस वक्त आप अगर देखें तो इंटरनेट आ चुका था, सोशल मीडिया बहुत बड़े लेवल पे फैल चुका था। और टूनिशिया के और अरब देशों में इतनी क्रांति फैली किसके तरफ से? मीडिया की तरफ से। मैसेजेस, सोशल मीडिया में वीडियोस वायरल हो जाना, जिसकी वजह से लोगों को जागरूकता होना स्टार्ट हुई और लोगों ने यह साहस लिया और डिक्टेटर्स को गिराया। सीरिया में एक स्कूल में पढ़ रहे जो बच्चे थे,
17 साल से छोटे टीन एजर्स, उन्होंने अपने स्कूल की दीवारों में क्या लिख दिया, ये कोट लिख दिया जिसका नाम था इट्स योर टर्न डॉक्टर। क्या? इट्स योर टर्न डॉक्टर। अब डॉक्टर कौन है? याद रखना, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। कौन था? ये आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था। इसमें मतलब डॉक्टरेट करी हुई थी। किसने? आपके बशर अल असद ने। और इसी के लिखा कि भाई डॉक्टर अब तेरी बारी है। लीबिया में गया, टूनिशिया में गया, यमन में गया, अब तू जाएगा। जब ये बात बहुत बड़े लेवल पे फैली और सुन्नी कम्युनिटी जो बहुत अपोजिशन में थी, किसके? आपके इसके, जो बहुत अपोज करती थी अलवाइती लीडर्स को, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसका साथ दिया, उसको फैलाना स्टार्ट किया। ये मैसेज जब बहुत तेज से फैलना स्टार्ट हुआ तो बशर अल असद को जब ये पता चला, उसने अपनी मिलिट्री को भेजा कि भाई तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। और ये हामा वाला टाइम आ गया है, इन लोगों को सबक सिखाना है। 17 साल के बच्चों को पकड़ा गया, उनको टॉर्चर किया गया, और जब उनको टॉर्चर किया गया, ये बात फैली पूरी हामा में। बात है 18 मार्च 2011 की। 18 मार्च 2011 में जब ये बात पता चली कि भाई इन्होंने इतनी बुरी तरीके से बच्चों को टॉर्चर किया है, तो पूरी सुन्नी कम्युनिटी और दारा शहर जो है वो खड़ा हो पड़ा और उन्होंने ब्रुटैलिटी करना स्टार्ट करी। सुन्नी कम्युनिटी ने मेरे दोस्तों रेबल ग्रुप बना लिए, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन गई। उसमें 2 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखना, एक जो आपका क्या है, जाबात, क्या है, जाबात अल नुसरा, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव थी। कुछ सीरियन आर्मी फोर्सेस में काम कर रहे लोगों ने सीरियन आर्मी को छोड़ा और उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी एक रेबल ग्रुप बना लिया, और इनको मैक्सिमम सपोर्ट किसके साथ? सुन्नी कम्युनिटी। आप सोचो ना, सुन्नी कम्युनिटी आपकी 60% से ज्यादा है। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी आपके अलावाइद थे या और कोई माइनॉरिटी थी जो असद का साथ दे रही थी, उनके खिलाफ इन्होंने हमले करना स्टार्ट कर दिए। तो ये सेक्टेरियन डिवाइड समझते हैं ना, सेक्ट, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब देखो सुन्नी, यहां पे बाकी देशों का क्या कमाल होता है। यह है आपका टर्की, यह है आपका सऊदी अरेबिया, यह है आपका ईरान। अब आप समझिए ईरान क्या है? आपका शिया। तो ईरान क्यों साथ दे रहा था? ईरान इसलिए साथ दे रहा था कि बशर अल असद ने बोला था कि मैं चाहता हूं कि मैं शिया कम्युनिटी में तब्दील हो जाऊं, और मैं चाहता हूं कि मैं सीरिया में जितने भी सुन्नी हैं या बाकी माइनॉरिटीज हैं, सारे क्या बन जाएं? शिया बन जाए। आप फतवा जारी कीजिए और बोलिए कि अलावाइद के लोगों को शिया बनने दिया जाए। आप बोलेंगे तो 100% सब मानेंगे, और अगर आप मुझे सपोर्ट देते हैं तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा इजराइल में हमला करने के लिए, क्योंकि मेरे साथ बॉर्डर लगता है लेबनान का। आप मुझे सपोर्ट दीजिए, मैं वहां से ही हथियार पकड़ाऊंगा हिजबुल्लाह को, और हिजबुल्लाह दबा के हमला करेगा किस पे? भैया इजराइल पे। इससे मेरे दोस्तों ईरान क्या होता है, किसके करीब आ जाता? सीरिया के। और ईरान जो शिया कंट्री है, शिया मेजॉरिटी कंट्री है, वो किसके खिलाफ थी? सऊदी अरेबिया के, और सऊदी अरेबिया सुन्नी कम्युनिटी है। इस तरीके से ईरान सुन्नी कम्युनिटी को खत्म करने के लिए क्या करता है, किसका साथ, और इजराइल को खत्म करने के लिए किसका साथ देता है? आपका सीरिया का साथ देता है। और वहीं पे आपका सऊदी अरेबिया किसका साथ देती है? ऑपोजिशन का, सुन्नी कम्युनिटी जो असद सरकार के खिलाफ क्या करती, लड़ रही थी, ताकि सुन्नी कम्युनिटी का वर्चस्व बना रहे। यहां पे टर्की ने शुरुआती तौर पे ऑपोजिशन ग्रुप का साथ दिया, यानी सुन्नी कम्युनिटी का साथ दिया, अलावाइद के खिलाफ, असद के खिलाफ थे। लेकिन बाद में उनके खिलाफ एक ग्रुप लड़ना स्टार्ट हो गया सीरिया के नॉर्थ में। किसके? सीरिया के नॉर्थ में, जिसको बोलते हैं कुर्द ग्रुप। आपको अगर पता हो, मैंने अभी डिस्कस किया था कि एक कम्युनिटी और है जो कुर्द के लोग हैं, वो कुर्दिश स्टेट मांग रहे, और वहां पे कुर्दिश स्टेट जो मांग रहे, कुछ जगह टर्की की भी आती है। तो उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, वायलेंट अटैक स्टार्ट कर दिया, टर्की ने अब कुर्द पे जाना स्टार्ट कर दिया। तो रीजनल बेसिस पे आप देखें कि ईरान साथ दे रहा था असद का, और सऊदी साथ दे रहे थे किसका? ऑपोजिशन का। और टर्की किसका साथ दे रहा था? वो भी ऑपोजिशन का। तो सीरिया और मतलब असद और ईरान मिलकर लड़ रहे थे रेबल ग्रुप के साथ। गॉट इट। अब बात आती है किसकी? यूएसए की। यूएसए कब इंटरवीन करता है? यूएसए को पता चलता है कि जब इस केओस में अब आईसिस भी घुस चुका है, राइट? आईसिस भी घुस चुका है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी। इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने के लिए यूएसए क्या करता है? वहां के रेबल ग्रुप्स का साथ देता है। जैसे कुर्द के लोगों को पूरा साथ यूएसए ने दिया था आईसिस को खत्म करने के लिए, और बाद में इन्हीं रेबल ग्रुप्स के साथ मिलके यूएसए ने किस पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया? असद पे। क्योंकि आपको पता है यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती थी ईरान के साथ। अब जब रशिया ने ये बात देखी, 2011 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, कि भाई ईरान के साथ और असद के साथ लड़ रही है यूएसए, और उसने ये देखा भाई सीरिया जिस जगह पे मिलता है, क्या सीरिया जिस जगह पे मिलता है उसके साथ है मेडिटेरेनियन सी,
अगर सीरिया जिस लोकेशन में है वो स्ट्रैटेजिकली रशिया के लिए बहुत बेहतरीन है, तो यहां पे मैं अपना नेवल बेस बना सकता हूं, यहां पे मैं अपना मिलिट्री बेस बना सकता हूं। किसको कंट्रोल करने के लिए? यूरोपियन कंट्रीज को कंट्रोल करने के लिए, आपका नाटो को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं सीरिया का साथ देता हूं। यहां पे रशिया ने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। रशिया ने 2015 में साथ दिया किसका? आपका असद का, बशर अल असद का, और एयर स्ट्राइक करी। इतनी भयानक एयर स्ट्राइक करी कि पूरा रेबल ग्रुप खत्म हो गया। पूरा क्या हो गया? आपका रेबल ग्रुप खत्म हो गया, और कहीं लाखों लोग मारे गए रशिया के इस एयर स्ट्राइक में। और एक डिक्टेटर को बचाने के लिए, हालांकि रशिया का अपना इंटरेस्ट था, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बेगुनाहों के जानों पे, एक बेगुनाहों की जानों पे उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। रशिया को सिर्फ क्या करने के लिए? अपना जियो स्ट्रैटेजिकली अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उसने सीरिया का साथ दिया, कहीं मासूम लोगों की जान लेकर। अब दोस्तों, अब का क्या हालत हुई आपको पता है कि रिसेंटली हयात तहरीर अल शम जो है वो एक्टिव होती है और वो बशर अल असद की सरकार को गिरा देती है। अब सवाल ये है कि इसमें किस देश को ज्यादा फायदा हो रहा है, किस देश को नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टर्की की। देखो, टर्की ने इसमें बहुत बेहतरीन फायदा उठाया। टर्की इतना चालाक निकला, टर्की लगातार बोल रहा है कि मैंने हयात तहरीर अल शम, जिसने तख्ता पलट कर दिया, बशर अल असद की रजीम को गिरा दिया और अब वो सीरिया को कंट्रोल कर रहे, मैक्सिमम एरिया को कंट्रोल कर रही है, उस पर मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने कोई हथियार प्रोवाइड नहीं किए। लेकिन टर्की का बहुत बड़ा हाथ है और टर्की ने मौके का फायदा उठाया। टर्की को पता है इस वक्त ईरान कमजोर पड़ा हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह का कांड हो चुका है। वहां पे रशिया बहुत बड़े लेवल पे बिजी है, पहले यूक्रेन के साथ बिजी है अभी भी, और साथ में जॉर्जिया भी पंगा कर रहा है। तो रशिया के पास तो टाइम ही नहीं होगा अटैक करने का। तो यही बेहतरीन टाइम है कि यूएसए और इजराइल के साथ मिलकर हयात तहरीर अल शम, जिसको टर्की भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, इसको सपोर्ट करके क्या करते हैं? इसकी रजीम को गिराते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रजीम कुर्द के लोगों का साथ दे रही थी। बशर अल असद कुर्द के लोगों का साथ दे रहे थे, जो किसके खिलाफ थे? टर्की के खिलाफ। तो बार बार टर्की ने ये आज से अगर आप उठाएंगे, रशिया और ईरान के आगे ये रिक्वेस्ट की है कि भाई इसको बोलिए कि ट्रूस करे, कुर्द के लोगों को रोके, हमें बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन जब रशिया और ईरान सुन नहीं रही थी, अब जब रशिया और ईरान बहुत ज्यादा इंगेज है, तो टर्की ने इसका फायदा उठाया। लेकिन आपका अगर मैं बताऊं, इजराइल टाइम्स में, क्या इजराइल टाइम्स में, द टाइम्स ऑफ इजराइल में ये न्यूज़ है कि किस तरीके से टर्की को नुकसान भी हो सकता है। अब आप देखिए, इस बात को समझिएगा। मैं पहले आपको टर्की का मैप दिखा देता हूं। ये है टर्की का मैप, ये है टर्की। क्लियर हो गया? रेड मैप से जो मैं बना रहा हूं वो क्या है आपका? ये आ गया आपका क्या? ईरान। ये क्या आ गया? ईरान। और नीचे ही देखेंगे टर्की के साउथ में, तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा क्या? आपका सीरिया। ये है आपका सीरिया। कुर्द के लोग ऑटोनमस रीजन कहां मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं, जिसमें कुछ हिस्सा टर्की का, कुछ हिस्सा ईरान का, कुछ हिस्सा सीरिया का है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो लड़ रही है, जिसको टर्की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलता है, वो कौन है? आपका कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, जो आपकी इराक और टर्की में एक्टिवेट है। और एक है पीपल डिफेंस यूनिट, जिसको यूएसए भी सपोर्ट करता है। जिसको क्या करता है? यूएसए भी सपोर्ट करता है। वो कहां पे है? आपका नॉर्थ ईस्ट सीरिया में। और इसको सपोर्ट कहीं ना कहीं असद रजीम का भी था कि तू टर्की को न्यूट्रलाइज करके रख, क्योंकि टर्की पंगा करता है। अब टर्की को यह फायदा हो गया कि बशर अल असद की रजीम जाने के बाद टर्की को अब कुर्द के लोगों से इतना खतरा नहीं रहा है। लेकिन द टाइम्स ऑफ इजराइल ये बोल रहा है, टर्की एक और कंसर्न भी दिखा रहा है। टर्की ये कंसर्न दिखा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी क्या आ जाए? सीरिया में स्टेबिलिटी आ जाए। क्योंकि अगर सीरिया में अभी जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद अगर सिविल वॉर लगी, जबकि कम्युनिटीज बहुत है, मैंने आपको क्या बताया, रिलीजियस कम्युनिटीज बहुत है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में पंगा ना हो जाए। पंगा होगा तो क्या होगा? मेरे देश में रिफ्यूजीज आ सकते हैं और मेरे देश में केओस क्रिएट होगा। ऑलरेडी रिफ्यूजीज रहते हैं इस टर्की में, तो मैं इसको झेल नहीं पाऊंगी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि टर्की टूटे ना। जैसे टर्की लगातार टूटा हुआ है, कहीं पे अलावाइद ग्रुप रूल कर रहे हैं, कहीं पे ये रजीम रूल कर रही है, कहीं पे कुर्द है, कहीं पे अब हयात है। तो अब मैं चाहती हूं कि सीरिया जो है वो इंटीग्रेटेड सीरिया बने, क्योंकि सीरिया अगर टूटेगा, अल्टीमेटली लॉस किसका होना है? टर्की का होना है। तो याद रखिए, टर्की ने मौके का फायदा तो उठाया, मौके पे चौका तो मारा, लेकिन टर्की को नुकसान भी बहुत बड़े लेवल का होगा। उसके अलावा रशिया, मेरे दोस्तों, रशिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पहली कोल्ड वॉर में भी रशिया हारा था,
ईस्ट ब्लॉक पूरा ब्रेक किया यूएसए ने, यूएसएसआर को ब्रेक करके जॉर्जिया निकाला, यूक्रेन निकाला। आज देखो, आज यही देश जो है लगातार रशिया के साथ लड़ रहे। और अब सीरिया में जब बशर अल असद की सरकार चलेगी तो सीरिया में जो आपके एक नेवल बेस था जिसका नाम था तारतुस नेवल बेस, और एक था बचा आपका क्या दी बैसल एयरबेस, ये दोनों अब खतरे में। तो मिडिल ईस्ट में जो पकड़ थी सिर्फ बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करके रशिया की, वो पकड़ रुक गई है। शायद ये सेकेंड कोल्ड वॉर भी मिडिल ईस्ट में रशिया हार चुका है। रशिया का दबदबा बहुत बड़े लेवल पे कम हो चुका है, और रशिया आने वाले टाइम पे जो ग्लोबल पावर का जो सपना देख रहा था वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी में उसका सिर्फ एक्सेस लेने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही क्या था बचा, नेवल बेस था। इसके अलावा उसके पास कोई नेवल बेस था ही नहीं जो मेडिटेरेनियन सी में कंट्रोल रखे। बशर अल असद की सरकार का जाना रशिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका, और अमेरिका ने बहुत बड़े लेवल पे इसका फ़ायदा उठाया। यही उसका था कि हिजबुल्लाह को कमज़ोर करो, हिजबुल्लाह को कमज़ोर करेंगे, अपने आप ईरान शांत होगा, फिर टारगेट करेंगे सीरिया को। अब आप देखेंगे तो बात करते हैं किसकी, कि हालत क्या चल रही है ईरान की। तो ईरान हैंडीकैप हो चुका है। पहले क्या किया मेरे दोस्तों, याद कीजिए, आपका हसन नसरल्लाह को मारा, हिजबुल्लाह का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर। आपको पता है हसन नसरल्लाह की तस्वीरें देखिएगा आप बशर अल असद की सरकार के साथ कितनी है। बशर अल असद की सरकार को सीरिया में कायम रखने के लिए हसन नसरल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। तो यहाँ पे इजराइल ने बम्बार्डमेंट कर करके लेबनान में पूरा हिजबुल्लाह तबाह कर दिया। अब ये हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर एग्रीमेंट करें या ना करें, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमास के सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स जो हैं मार दिए गए। या सिनवार के बारे में देखिए, अब जो है इजराइल और यूएसए मिलकर किसकी तरफ बढ़ेंगे, आपके हूती की तरफ, जो वापस एक प्रॉक्सी क्या है आपकी मेरे दोस्तों ग्रुप है ईरान का। अब जो हूती का लीडर है अब्दुल मलिक अल हूती, इस पे टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ये ईरान के हाथ पांव सब काटना चाहते हैं, सब काटना चाहते हैं। और ईरान वाकई में अभी बहुत कमजोर हो चुका है, बहुत। उसकी पकड़ अब जो थी इजराइल को बार बार परेशान करने की, इजराइल को उंगली करके रखने की, वो अब मेरे दोस्तों निकल चुकी है। और अब सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो मैं बात करूंगा किसकी, आपकी इस बंदे की। ये है कौन, आपका हयात तहरीर अल शम का लीडर, नाम है अबू मोहम्मद अल जुलानी, अलकायदा का फॉर्मर टेररिस्ट, जो इजराइल के बहुत खिलाफ है। सीरिया को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है। और इजराइल के नेतन्याहू ने बार बार बोला है मैं गोलन हाइट्स लूंगा, जो एक बार ले भी चुका है। मेरा ये है ऑब्जेक्टिव है कि हम गोलन हाइट्स लेके लगेंगे। इजराइल का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी आप उठा के देखो, जब इजराइल बना उस वक्त इजराइल कितना था, अब इजराइल कितना हो चुका है। और इजराइल अब सीरिया के इस नाजुक हालातों को देखते हुए 100% क्या कर सकता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी की तरफ जा सकता है। और ये ज्यू से बहुत चिढ़ता है। तो बहुत हिजबुल्लाह को तो आपने खत्म किया, लेकिन ये बहुत पावरफुल लीडर जो है आपने क्रिएट कर दिया है, बहुत पावरफुल लीडर। और अगर कल को आपने इसके साथ कोई पंगा किया तो ईरान और रशिया का सपोर्ट इसको बहुत बड़े लेवल पे आ सकता है, राइट। वो किसी भी कंडीशन पे इसके साथ फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सीरिया के लोग भी अभी परेशान हैं। खैर 1963 से अभी तक हम देख रहे हैं, और अब उनको ये है कि भाई ये ना हो इजराइल हम पे हमला कर दे। क्या कर दे, इजराइल हम पे हमला कर दे। मेरे दोस्तों ये थी आपकी पूरी कहानी सीरिया की। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को इतना देखने के लिए, पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। हम यहाँ पे लगातार जो है बोला जाता है कि लोग वीडियोस मेरी बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका प्यार है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में आपके लिए एक अनाउंसमेंट, सक्सेस इन प्रीलिम्स। हमने लगातार बोला है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो 2025 के प्रीलिम्स में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन न्यूज़ है ये। बेहतरीन न्यूज़ क्या है कि आप अगर सक्सेस इंश्योर करना चाहते हैं प्रीलिम्स की, तो ज्वाइन दिस बैच। इसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स, दैट इज ओनली एट ₹5,999, द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज इंडिया एवर हैव। समझ रहे हो? तो अब आपको अगर इस कोर्स को लेना है, उसके लिए www.studyiq.com या स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में जाके आपको इसी SIP कोर्स का एक्सेस मिलेगा अंडर एक्सप्लोर कोर्सेज फोल्डर में, यूपीएससी एक्सप्लोर कोर्सेज फोल्डर में। और वहाँ पे जाके आपको SIP का ऐसे पेज दिखेगा, इस पर क्लिक करना, कोर्स खरीदना नहीं,
खरीदने से पहले RDX Live कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर पे आप इस कूपन कोड को यूज कीजिए, यू विल गेट मोर डिस्काउंट ऑन दिस मेंशन्ड प्राइस। तो प्लीज इसको अवेल करना मत भूलिएगा। बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर। पहले वाले बैचेस फुल हैं, इसलिए हम नए बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑन ह्यूज डिमांड। और ये लाइव क्लासेस रोज शाम को 5 बजे हुआ करेंगी। हर सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। PYQs आपको बताए जाएंगे कैसे आपको करने चाहिए, क्या तरीका है उनको, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, कहाँ एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाना है, वो सारा दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार फिर आप सबको जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।